डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे लास्ट पार्ट चैप्टर 3 का, किंगशिप कास्ट एंड क्लास का। और इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं सब टॉपिक 6 और 7 इकट्ठे करूंगी, तो आज हम इसे करते हुए ये चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है। अब जैसे लास्ट वीडियो में मेरी बात हुई थी आपसे कि बुद्धिस्ट सोर्स काफी बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है किंगशिप का, कि जो राजा महाराजा और उसके बाद ये जो सोसाइटी जिस तरीके से डेवलप हुई है कि आप उन राजा को टैक्स दे रहे हैं, राजा की सर्विसेज के बदले आपने अपना एक लीडर चुना है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा और आप उसको बदले में टैक्सेस देंगे। ये सारी की सारी क्रिएशन लोगों की अपनी की हुई है। और एक टाइम और जिन लोगों ने ये चीज बनाई है, ये बुद्धिस्ट सोर्सेज में बोला गया है कि जैसे लोग ये ऐसे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, वैसे ही लोग इसे हटा भी सकते हैं। और आप देखिए आज के जमाने में अगर आप देखें तो कहाँ है राजा महाराजाओं का जमाना। आज कहते हैं हम चला गया। तो एक टाइम था जब राजा बनाए गए, लोगों ने ही बनाए, और ये आज का टाइम है जब राजा महाराजा का जमाना जा चुका है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं हिस्टोरियंस की, महाभारत और उसके कंटेंट की। अब हम कहेंगे कि भाई देखो, ऐसा है हिस्टोरियंस ने कभी भी एक ही टेक्स्ट को लेकर उसे एनालाइज करके आपको फैक्ट्स नहीं बताया कि नहीं उस टाइम पे ऐसा ही होता था। इनफैक्ट आप ये देखिए कि महाभारत जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, जहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करिए, महाजनपद पे फोकस करिए, कुरु और पांचाल वाले इलाके पे फोकस करिए, हस्तिनापुर जो कि आज प्रेजेंट डे मेरठ में है, यूपी स्टेट में, तो उस पे फोकस करिए। तो इसी महाभारत की कई वर्जन्स, मतलब इसकी स्टोरी में थोड़ा ऊपर नीचे करके और अलग अलग भाषाओं में पूरे हिंदुस्तान में हमें मिलती है। हिस्टोरियंस ने एक महाभारत को ही समझने में, उससे फैक्ट्स निकाल के हमारे सामने रखने में ही सबसे पहले क्या किया, अलग अलग भाषाओं से हमने सबसे पहले एक संस्कृतिस्ट का नाम पढ़ा था, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम उनका यही था, सबसे डिफिकल्ट जो टास्क था उनका यही था कि सारे के सारे ये जो लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्जन्स हैं इस एक पर्टिकुलर स्टोरी के, उसको इकट्ठा करके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको निकालो, लिखो और सबके सामने प्रस्तुत करो, सबके सामने उसको प्रेजेंट करो। अब महाभारत प्राकृत में भी है, तमिल में भी है, जितनी भी लैंग्वेजेस में उन सबको लेकर इस महाभारत को स्टडी करके उसके फैक्ट्स को एनालाइज करके बड़े डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में सबके सामने रखा गया। सबके अपने एक पर्सपेक्टिव है, जिसने भी मतलब बहुत से आप राइटर्स देखोगे सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। अब के मुंशी साहब का देख लीजिए आप, कितने सारे उन्होंने कितना कुछ लिखा है, नॉट एग्जैक्टली महाभारत, लेकिन जैसे भीम एक कैरेक्टर उस पर एक बुक लिखी, युधिष्ठिर एक कैरेक्टर उस पर एक बुक लिखी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म पे उनके 7 to 8 आई गेस वॉल्यूम्स हैं उसके, और उनका अपना ही एक पर्सपेक्टिव है। तो बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, आप उसे भी पढ़ें। वी एस सुथानकर जी की भी अगर आपको मिलते हैं, 4 लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं महाभारत के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली फोर्थ वो दे नहीं पाए थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने काफी काम किया है। मतलब आप अलग अलग राइटर्स को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग पर्सनालिटीज को अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही ग्रंथ का बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने आएगा। और हिस्टोरियंस ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है, इन सारे टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए आपके सामने कॉमन वो फैक्ट्स रखे हैं जो लॉजिकली फिट हो रहे हैं। ठीक है। और ऑथर, अच्छा, और उसके बाद उनको क्या देखना होता था कि भाई उस टाइम पर जिसने एक कोई भी टेक्स्ट हो, जैसे जैसे कोई भी टेक्स्ट हो, तो उसका ऑथर कौन है। अगर तमिल में किसी ने लिखा है तो वो ऑथर कौन है, कौन से कल्चरल ग्रुप को बिलोंग करता है, उसका नजरिया क्या है, उसकी जो ऑडियंस है वो किस तरह की है, कौन सी डेट कौन सी जगह पे ये कंपाइल हुआ था। ठीक है। अब ओरिजिनल महाभारत जो थी वो तो संस्कृत में लिखी है, और संस्कृत कहते हैं कि भाई ये बहुत ही एलीट क्लास, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो विद्वान लोग जो हैं उनकी भाषा मानी जाती थी। तो आम जनता में जैसे संस्कृत जो है वो बोली नहीं जाती थी, अलाउड नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत ही ऊंचे दर्जे की भाषा जिसे कहते हैं ना, उसका दर्जा इसे हासिल था। इसका कंटेंट, अब ओरिजिनल महाभारत संस्कृत में है, और वो संस्कृत खैर कहते हैं बहुत आसान थी, वेदों से भी आसान। इनफैक्ट जो प्रशस्तिज या यूलॉजीज, या जैसे जो आपने जैसे इलाहाबाद किंग प्रशस्ति अगर आपको ध्यान हो, वो प्रशस्ति जो राजा महाराजा की तारीफों में लिखी जाती थी, उसमें जो संस्कृत इस्तेमाल की जाती थी उससे भी कहीं ज्यादा आसान जो है वो ओरिजिनल महाभारत की संस्कृत मानी जाती है। अब महाभारत के कंटेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो नरेटिव हो गया, जो स्टोरी पार्ट हो गया, एक डायडैक्टिक हो गया, मतलब जिसमें आपको एक तरीके से सीख मिलती है, कोई नसीहत मिलती है। मतलब
लाइक आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि देखो अगर ये करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, द्यूत क्रीड़ा की बात हुई, ठीक है, आपने जैसे जुआ खेला, युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने, जिनको धर्म का प्रतीक माना जाता था, वो सब कुछ हार गए और उन्होंने उसके बाद काफी तकलीफें झेली और अपने हक के लिए उनको अच्छा खासा वॉर करना पड़ा, वॉर करनी पड़ी। तो इस तरीके से एक मैसेज जैसे सामने आया, साथ में ये भी आया कि भाई जुआ खेलना बहुत ही गलत चीज है। महाराज युधिष्ठिर का कहा जाता है, महाभारत में कुछ कुछ वर्जन में मेंशन किया जाता है कि या मतलब उस जमाने में या तो ये रिवाज था कि अगर आपको कोई द्यूत के लिए इनवाइट करे, अगर आपको जुआ खेलने के लिए कोई इनवाइट करे तो आप उसको मना नहीं कर सकते। और कई जगह ये भी लिखा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा गेम था जो महाराज युधिष्ठिर जो थे, जो कैरेक्टर हैं युधिष्ठिर, उनकी कमजोरी भी था। ठीक है, तो जो भी था, बेसिक एक मैसेज आपका दिया जा रहा है कि इस तरीके की चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और खैर नरेटिव में डायडेक्टिक में नरेटिव, यानी कि स्टोरी वाले पार्ट में इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में कोई स्टोरी आ रही है, तो ये मिक्स भी हो रही हैं। तो बट इन ब्रॉडली अगर आप देखो तो आप महाभारत के इस जो है, महाभारत को आप इसके कंटेंट को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई हिस्टोरियंस जनरली, हाँ जाहिर है, historians generally believe that Mahabharata is a dramatic story and didactic portions were added later। क्यों ड्रामेटिक स्टोरी? अब देखो, भीम की शादी, अगर आप जानते हैं महाभारत क्या है, भीम जो कि पांडवों में दूसरे नंबर पे राजकुमार है, तो भीम की शादी एक कुल की कन्या से हुई। उसका नाम हिडिंबा था और वो जंगल में रहती थी। ठीक है, अब भाई उस टाइम पे राक्षस, ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन लगती है। ठीक है, वहीं आप इस चीज को के एम मुंशी की बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा, कि वो ऐसा लगेगा जैसे कि जंगल में जैसे नॉर्मली जो कभी ये रहते थे, ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, वो थे, और वो थोड़ा सा जैसे, अब ठीक है कुछ कम्युनिटीज थोड़ी ऐसी होती है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड पे ज्यादा जाती है, और कई बार कुछ, देखो आज भी ऐसे लोग तो हैं, आदिवासी ऐसे हैं जो इंसानों को मार के खा जाते हैं, अफ्रीका में भी हैं और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में भी हमें मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं इस तरीके के, मतलब जंगलों में इस तरीके के वो हैं, आदिवासी हैं। ठीक है, आज भी हैं। तो हो सकता है ये उस तरीके के ग्रुप को बिलोंग करती हो, बट कहना राक्षस राक्षस कन्या थी और मतलब इस तरह की चीजें, तो थोड़ी सी एग्जैजरेशन भी लगती है, इसलिए कहा जाता है कि इसको ड्रामेटिक स्टोरी भी कह सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद इसे, हाँ इसे लेकिन एक इतिहास कहा जाता है, इसे इतिहास इस तरीके से कहा जाता है कि देखिए, इसे संस्कृत जो आप कहिए, इसका लिटरल मीनिंग हुआ इतिहास का दस इट वॉज, जैसे हिस्ट्री का है, ठीक है, इस हिस्ट्री। लेकिन हिस्टोरियंस को ये लगता है कि उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके द्वारा किए गए कर्म या उस वक्त जो उनके राज्य में हो रहा था या आगे पीछे जो भी हो रहा था, वो कहीं रिकॉर्ड हो, तो इसीलिए उन्होंने इसे कहीं ना कहीं एक जगह ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, महाभारत का वो पार्ट बनी, और इसे इसीलिए इतिहास कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑथर्स एंड डेट्स। अब देखिए, हम ये मानते हैं कि मुनिश्री वेद व्यास जी द्वारा ये रचित है, और हम ये जानते हैं कि आज के टाइम में 1 लाख से ज्यादा इसके श्लोक, इसके वर्सेस हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, जैसे, तो ओरिजिनली ऐसा लगता है कि महाभारत उन लोगों ने, उन रथकारों ने, वो कवि जो कि रथकार भी थे, बार्ड्स का मतलब हो गया आपका वो लोग जो गा के, पोएट वो जो गा के गाथाएं सुनाए, कहानियां जो गा गा के सुनाए। अब वो रथकार जो कि बार्ड है, और उनको कहा जाता था सुत। ठीक है, आप ये देखें, ये टर्म है यहाँ पे मैंने लिखी हुई सुत, जो जनरली अकम्पनी क्षत्रिय वॉरियर, जो लड़ाई में जो वॉरियर जा रहा है, जो क्षत्रिय वॉरियर्स जा रहे हैं रथ पे बैठ के, बो एंड एरो लेके लड़ाई कर रहे हैं, उनके जो रथकार थे, जिन्होंने अपनी आंखों से ये लड़ाई होती देखी है, जिन्होंने अपनी आंखों से इस वॉर को होते देखा है, उन्होंने कुछ पोएम्स कंपोज की हैं और वो सर्कुलेट हुई है ओरली। अब पहले जमाने में तो ये रिवाज था ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो कई सालों तक तो मतलब ओरली ही तो आगे वाली जनरेशन पर जाता रहा। बहुत बाद में जाके ये कंपोज की गई है, रिटन फॉर्म में तो बहुत बाद में आई है ये हमारे पास। ठीक है, तो ओरिजिनली ये कहा जाता है कि ये सुत्त कम्युनिटी जो थी ना, ये सुत्त कम्युनिटी, ये बेसिकली तो इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने नोटिस किया कि क्या क्या हो रहा है
वॉर में, और वो उन्होंने ओरली सर्कुलेट कर दी। ब्राह्मणों ने इसको लिखना, अगर आप देखा जाए तो 5th सेंचुरी बीसी से ब्राह्मणों ने इसको लिखना शुरू किया था। पहला फेज इसका ये आता है, ठीक है। अब कंपोज हमेशा बाद में होती है, ओरली पहले सर्कुलेट होती है, पहले जमाने में यही तरीका था। अब दूसरा फेज क्या है इसकी कंपोजिशन का, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक आई। क्या था उस टाइम पे, भगवान श्री विष्णु भगवान की काफी पूजा होती थी। एक तरीके से ये एक डेटी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस में उस टाइम पे सोसाइटी में आ रहे थे, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का ही रूप, विष्णु का ही दर्जा दिया जाता है। अगर आप, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, आप ये ना समझे कि मैं आपको कह रही हूँ एग्जैक्टली कि आप वो पढ़ें, बट बिकॉज उसमें वो बहुत ही जैसे श्री के मुंशी का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टेट क्राफ्ट, बहुत ही अच्छा आप कह लीजिए बहुत ही गुणी व्यक्ति बताया गया है, ठीक है। आप जब अगर आप ये उनका वर्जन पढ़ेंगे ना, इन कृष्ण अवतार का, कृष्ण अवतार उनकी बुक्स का में आता है, कृष्ण अवतार पार्ट 1, ये कृष्ण अवतार तो फर्स्ट पार्ट है उनका शायद। तो भीम युधिष्ठिर जैसे सारे उनकी जो पार्ट्स हैं, उनमें से एक जो कृष्ण अवतार है वो कभी आप पढ़ें, या पूरे ही इन, अब मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम वो वाला याद नहीं है जो मैंने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बिल्कुल ही कि उनके जो तरीके थे, उनकी जो पूरी की पूरी तरीके अपने मतलब राजपाट को चलाने का जो तरीका था, उनका जो मतलब नीतियां थी वो बहुत ही अच्छी थी, और वो बहुत ही मतलब इसीलिए वो बाकियों से काफी अलग थे। और ऐसा नहीं है कि उनको कभी किसी क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए अब क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब भगवान, अब ये जो टाइम में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी, जब भगवान विष्णु की काफी पूजा होती थी, तो उस टाइम में इनको, जिन्हें एक इंटेलिजेंट इंसान भी माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को इनको भगवान का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला फेज कब आया, 2nd सेंचुरी एडी से 4th सेंचुरी एडी तक का, जब बहुत ज्यादा डायडैक्टिक सेक्शंस जो हैं, जो कि मनुस्मृति से रिलेटेड से मिलते जुलते होंगे, ठीक है, जैसे जो जिस तरीके के रूल्स मनुस्मृति में दिए हुए हैं उस तरीके के रूल्स आप देखोगे कि आपके महाभारत में भी ऐड किए गए हैं। तो ये 3 अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजें क्यों हैं, क्योंकि सोसाइटी बदलती है, और बदली हुई सोसाइटी का असर आपके रिटन फॉर्म में दिखेगा ही दिखेगा। वो इंग्लिश नॉवल जो 18th सेंचुरी के होंगे उनको आप पढ़ोगे, और वो नॉवल जो आज की डेट में लिखे होंगे, आज के राइटर्स ने लिखे होंगे, उनकी लैंग्वेज और उनके द्वारा बताई हुई सोसाइटी में बहुत फर्क होगा। आप डेविड कॉपरफील्ड का नॉवल उठाएंगे और आज क्या कोई भी आप राइटर जो आपका फेवरेट हो उसका नॉवल उठाएंगे, उन दोनों में जो सोसाइटी इंग्लैंड की डिपिक्ट की हुई होगी उन डेविड कॉपरफील्ड में और जो अभी वाले में, उसमें भी बहुत फर्क होगा, और ये आपको रिटन फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरह से महाभारत में भी ये चीजें साफ साफ झलकती हैं, और हिस्टोरियंस ने इन चीजों को काफी अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है। फाइनली ये जो टेक्स्ट है इसमें कहा जाता है कि ये 10,000 से भी कम वर्सेस थे, बट फाइनली इतना एडिशन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये आज 1 लाख के अराउंड इसके वर्सेस हैं। और इनको और इनके रचयिता के नाम पे के रूप में हम किन्हें जानते हैं, हम श्री वेद व्यास जी को का नाम हमेशा से जानते हैं, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एंड महाभारत, अब ये देखो मैंने हस्तिनापुर जो है ना उसमें एक प्राचीन पांडवों का पांडवेश्वर महादेव मंदिर है, ये है उनको भगवान शिव के लिए का मंदिर है ये। तो ये है लेकिन हस्तिनापुर में ही, और इस मंदिर के आगे पीछे इसी के अराउंड काफी सारी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुई हैं। किसकी, आप देखिए अभी हम इसी में पढ़ेंगे। जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर जो कि कैपिटल हुआ करती थी उनकी कुरुओं की, वो जो है उसमें एक्सकेवेशन किसने किया, ये बीबी लाल जो हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस टाइम पीरियड पे एक्सकवेट किया है इस विलेज को, और इस मतलब हस्तिनापुर के विलेज को, जो कि अपर गंगा दो आप क्या होता है, दो पानी के बीच में जो जमीन है, ठीक है। तो अपर गंगा द्वाब वेयर कुरु किंगडम वाज सिचुएटेड। तो अब देखो, अब जब एक्सकवेशंस कर रहे हैं तो ये भी फाइंड आउट करें। अब देखो महाभारत में एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्क्राइब किया हुआ है कि हस्तिनापुर दिखता कैसा था, ठीक है, सोर्स बुक में लिखा हुआ है हमारी बुक में, ठीक है। अब आप जब वो सोर्स पढ़ोगे और जब ये एक्सकवेशंस जो
इनके द्वारा की गई हैं, श्री बीबी लाल जी द्वारा की गई हैं, अगर आप इन एक्सकवेशंस को देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंस लगेगा। जाहिर सी बात है उस टाइम पे क्या होगा हस्तिनापुर और आज क्या होगा उसमें वैसे भी फर्क आना था, लेकिन थोड़ा अलग सा लगता है। ठीक है, आपको बहुत फर्क लगेगा। और हो सकता है कि ये जिसने मतलब जिसने वो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन ऐड किया हो उसमें आप कह ही नहीं सकते कि भाई हो सकता है कुछ एग्जैजरेशन भी की हो, क्योंकि पोएट्स उस टाइम पे थोड़े से ना एडजेक्टिव्स और इस तरीके लगा लगा के थोड़ा सा और खूबसूरत बना देते थे अपनी जो कहानियां जो वो गा गा के सुनाते थे। तो ये थोड़ा सा हम कह नहीं सकते कि कितना सच है और कितना एग्जैजरेशन है। लेकिन खैर अब यहाँ पे हम एक्सक्यूएशंस की बात करें तो ये हमारे पास फैक्ट्स आ जाते हैं। देखो क्या मिलता है हमें, इस ये मंदिर है ना, इसके आगे पीछे का जो एरिया है काफी सारा वहां एक्सक्यूएशन हुई है। ठीक है, और ये नाम बेशक पांडवेश्वर है पर ये है महादेव जी का मंदिर। ठीक है, अब 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स वर फाउंड, जिसमें से हम सेकंड और थर्ड जो है वो हमारे थोड़े काम के हैं, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी काम की चीजें मिली हैं। ठीक है, सेकंड लेवल पे अगर आप देखो, जो सेकंड लेवल पे हमें जो एक्सकवेशन करके मिली है चीज, उसमें मिली है मड एंड मड ब्रिक्स, मिट्टी और मिट्टी की ईंटें, एंड एविडेंस ऑफ रीड वॉल। अब रीड वॉल क्या होता है, रीड आप कह लो जैसे सरकंडे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो मिट्टी या मिट्टी की ब्रिक्स मतलब उसको ज्यादा बेक करके या तपाया हुआ नहीं हो जो आग में, वैसी ब्रिक्स वैसी ईंटें। घर कैसे बने होते थे, मिट्टी के या मिट्टी की ईंटें बनाई उनको लगाया, फिर उसके बाद सरकंडे लगा दिए, फिर उसके ऊपर एक मड का प्लास्टर या मिट्टी का प्लास्टर लगा के अपनी अपने घर की वो उन्होंने दीवारें बना दी। इस तरीके के घर मिले हैं सेकंड लेवल पे। ठीक है, अब थर्ड फेज में जाओ, थर्ड लेवल पे जाओ तो उसमें क्या मिलता है, मड ब्रिक्स एंड बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स क्या होती हैं, जिनको आप पक्का कर देते हो आग में तपा तपू के। ठीक है, हमें और क्या मिलता है थर्ड फेज में, सोकेज जार्स। ठीक है, अगर आप इसको सर्च आउट करोगे तो जैसे मटके वटके होते हैं ना उस तरीके से। ठीक है, ब्रिक ड्रेन्स में भी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें मैं समझाऊंगी। ब्रिक ड्रेन्स दैट वर यूज फॉर ड्रेनिंग आउट जो वेस्ट वाटर होगा उस तरीके से। और टेराकोटा रिंग वेल्स, अच्छा अब सुनो, टेराकोटा रिंग वेल्स दे हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट। अब मेरी बात सुनो आप, जो टेराकोटा रिंग वेल्स हैं, ठीक है, टेराकोटा आपको ऑलरेडी पता है, चैप्टर 1 में आप कर चुके हो। रिंग वेल्स हैं, ठीक है, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में, वो आप जानते हैं वेल है, कुआं खुदा हुआ है। ठीक है, यूज बोथ एज वेल, अब जो कुआं है उसको एज अ कुआं भी आपने इस्तेमाल किया, एंड ड्रेनेज पिट्स। ड्रेनेज पिट्स क्या होते हैं आपके, ड्रेनेज पिट्स बेसिकली होते हैं जैसे एक्सेस ऑफ, मान लो सरफेस पे बहुत ज्यादा पानी आ गया, मतलब बहुत ज्यादा रेन होगी, बहुत ज्यादा बरसात होगी, तो जो, मैं आपको ब्रॉडली इसका मीनिंग समझा रही हूँ। ठीक है, तो जो ज्यादा पानी होगा ना, ठीक है, उसको ये टेराकोटा रिंग वेल्स बिल्कुल नीचे की सरफेस तक पहुंचा देंगे। ठीक है, हो सकता है नीचे तक जो ये पहुंचाएंगे, आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ये देखो आप तो ब्रिक ड्रेन देखो, ठीक है, ईंटों से बनी हुई ये ड्रेन है। ठीक है, ये ड्रेन देखो, और ये देखो ये हस्तिनापुर की नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके की होती है, ये पिक्चर्स नहीं है। और एक है मड ब्रिक हाउस, ये मड ब्रिक हाउस सिर्फ मिट्टी की ईंटें जो है इस तरीके का वो लगता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात क्या कर रहे थे, हम बात करते हैं ये जो ड्रेनेज पिट्स हैं इनको, मतलब जो सरफेस के ऊपर अगर मान लो बहुत ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बरसात हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा आता है, तो वो पानी यूटिलाइज करने के चक्कर में जो टेराकोटा रिंग वेल्स होते थे, जो रिंग वेल्स होते थे, उन कुओं के अंदर ये पानी जाएगा और नीचे तक की सरफेस तक वो चला जाएगा। उसके बाद उसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है, वो अलग बात है। ठीक है, तो रिंग वेल्स के दो काम हो गए, एक तो आप कुएं की तरह इस्तेमाल करो या फिर ड्रेनेज पिट्स की तरह। ठीक है, कि आपका मतलब हो सकता है कि जैसे मतलब बहुत ज्यादा पानी आए तो इकट्ठा ना हो जाए, उसका सही इस्तेमाल करो, रेन वाटर को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें कुछ एक्सक्वेशंस में अच्छी सी चीजें हमें मिली जो श्री बीबी लाल जी ने हमारे सामने रखी, और ये हमारी बुक में है, तो हम इसे देख आज समझ भी पा रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा अब एक केस आता है आपका, केस ऑफ पोलियंड्री। अब पोलियंड्री, ठीक है, पॉलिएंड्री का देखो हमें केस एक ही मिलता है, और ऐसा लगता है कि पॉलिएंड्री यानी कि एक लेडी जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो, ऐसी जो स्थिति थी या ऐसे जो केसेस थे ये थोड़े कम थे, और ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बहुत अच्छा माना भी नहीं जाता। ठीक है, अब लेकिन फिर भी पॉलिएंड्री थी, तो इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपका सोर्स 16 द्रौपदीज मैरिज में अगर आप पढ़ेंगे तो दो केसेस दिए हुए हैं, जिनमें द्रौपदी को बेसिकली तो जीता अर्जुन ने था, लेकिन उनकी पांचों से शादी इसलिए हुई क्योंकि अनजाने में
माता कुंती ने कहीं कह दिया कि जो बिना देखे कह दिया कि भाई जो भिक्षा है वो पांचों आपस में बांट लो। ठीक है, तो माँ ने कहा है, उस बात को हम नकार नहीं सकते, इसीलिए द्रौपदी की शादी हो गई। ऐसा कहा जाता है, ऐसा दिखाया गया है। पर अगर आप किस्सों में अगर आप सो 16 अगर आप देखें, तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई जो 5 पांडव हैं, एक तो ये जस्टिफिकेशन दी गई है कि जो 5 पांडव हैं वो इंद्र के रूप हैं, ये पांचों इंद्र के रूप हैं, और द्रौपदी बेसिकली इंद्राणी है जिसने द्रौपदी के रूप में इस जमीन पे जन्म लिया है। ठीक है, और दूसरा किस्सा ये है कि पिछले द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में कहीं अच्छी से तपस्या करके भगवान शिव की खूब तपस्या की और उनसे वर मांगा, और वर उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसमें ये गुण हो। अब जिस तरीके के गुण द्रौपदी बोल रही थी अपने पूर्व जन्म में अपनी तपस्या के बल पे, जिन्होंने भगवान शिव को खुश किया था और उनसे कह रही थी कि मुझे इस तरीके का गुणी व्यक्ति चाहिए, उस तरह का जो गुण थे वो एक, क्योंकि वो एक इंसान में नहीं आ सकते थे, वो 5 अलग अलग मतलब हिस्सों में, मतलब 5 अलग अलग इंसानों में ही आ सकते थे, तो उनको पांचों से शादी करनी पड़ी कि वो गुण एक के नहीं 5 में है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान शिव ने ही अगले जन्म में द्रौपदी के लिए ये 5 वर बनाए थे। ठीक है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद समझ के उन्होंने इनसे फिर शादी भी की। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, पर पॉलिएंड्री बहुत एक्सेप्टेबल नहीं थी और आपको बहुत कम केसेस मिलेंगे, बहुत ही कम। ठीक है, अब ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एटलीस्ट यही है। ठीक है, आगे आप देखें। अच्छा, नाउ महाभारत इज सीन एज अ, पर हाँ एक बात है कि हम महाभारत में चाहे बहुत से इधर उधर के किस्से आए हों, ठीक है, डायनामिक टेक्स्ट का मतलब हो जाता है वो जिसमें कुछ कांस्टेंट एक्टिविटी और प्रोग्रेसिव कुछ होता रहता हो। अब महाभारत जो है उसका सेंट्रल थीम तो है वो कौरव और पांडवों की लड़ाई है। ठीक है, उनके जो टेंशन पिछले दिनों पिछले कई मतलब बचपन से जो चलती आ रही है, फिर वो क्रॉप अप हुई, अल्टीमेटली उनकी जो वाइफ की जब इंसल्ट हुई, तो वाइफ ऐसी निकली कि पांचों की एक कॉमन वाइफ थी ना, तो वो वाइफ ऐसी निकली कि उसने कहा कि नहीं मेरी इंसल्ट हुई है तो यू आप भूल नहीं सकते, और वो इंसल्ट इतनी बड़ी थी कि उस पर वॉर हो गई कि इतना अत्याचार हमने सहा, अल्टीमेटली तुमने ये काम किया, तो अब तो ये हम अब तो हम मतलब धर्म के नाम पे अब तो ये बात आ गई है, बिल्कुल धर्म की बात आ गई है, तो अब तो वॉर इनएविटेबल है, अब तो होनी ही होनी। ठीक है, महाभारत एक इस तरह की जो सेंट्रल थीम है वो तो ये है, पर उसके अलावा इसको हम डायनामिक टेक्स्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये हुई, इसके बहुत से वर्जन्स, बहुत से किस्से कहानियां हमें मिलते हैं, हल काफी भाषाओं में मिलते हैं, और कहानी में थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको कई वर्जन्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेवरल स्टोरीज, काफी सारे किस्से कहानियां इसके ऐसी हैं। सिर्फ ये मत सोचिए कि कौरव पांडव, जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद की भी बहुत सी कहानियां हैं, ठीक है, जो महाभारत का पार्ट है और जिससे हमें सीख मिलती है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का है। महाभारत में आपने देखा ही है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, अरे मुझसे लड़ा नहीं जा रहा, तो उन्होंने उनको गीता सुनाई थी। तो गीता के जो चैप्टर्स अगर आपने किसी से सुना हो तो 18 इसके अध्याय हैं, और इसके अध्यायों में बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दी है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 14 में सीधा सीधा कहा गया है कि आपका जो बेसिक नेचर है आप उसी नेचर के अकॉर्डिंग काम करो, यू डोंट हैव टू चेंज। कोई कहे नहीं जी आपको शांत सरल, ऐसे मतलब बीइंग अ फीमेल आपको शांत और सरल और इस तरह का होना होता है, नहीं, जो आपका बेसिक नेचर है आपको वैसा ही रहना है। इट अलाउज यू टू बिहेव द वे, जैसे आजकल हमें बताते हैं कि भाई लेट अ पर्सन ग्रो आराम से इंडिपेंडेंटली, बिना किसी दबाव के एक बच्चे को ग्रो करने दो, जिस तरीके से वो ग्रो करना चाहता है इंडिपेंडेंटली, उसको सोच की आजादी दो। ठीक है, इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है वो गीता के 14वें अध्याय में फोकस किया हुआ है। सो महाभारत एक ऐसा डायनामिक टेक्स्ट है जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आज की भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। काफी इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं, इसके काफी सारे एपिसोड्स जो है कल्चर में, इसके मतलब डांस में और बाकी सारी नरेशन, ये सब आपको मतलब काफी कुछ थीम्स ये आपको प्रोवाइड करती हैं। आगे काफी सारी स्टोरीज ऐसी हैं जिनसे सीख मिलती है, जैसे आप कहें तो अलग अलग टाइम पीरियड पे था ये, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे जो अलग अलग चेंजेस थे वो सारे के सारे चेंजेस आपको इस एक पर्टिकुलर एपिक में मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत सी, मैं शायद तो ये मतलब, और ये कई दफा बार बार सुनाई गई है, ठीक है, थोड़े बहुत इधर उधर करके, पर आज भी जैसे ना महाभारत मतलब
आप अगर कुछ फैमिलीज में ये भी ट्रेंड है कि देखो पुराने, देखो ये कथा है, इसमें ऐसे हुआ, ऐसे करने से ऐसे होता है, तो ये ना करें, ठीक है। मतलब एक तरह से सीख की तरह लेते हैं। और काफी सारी, मतलब काफी सारे इश्यूज जो हैं महाभारत के, बहुत ज्यादा आज से अलग नहीं लगते अगर आप इसको मतलब एज अ स्टूडेंट पढ़ते हैं, नॉट एज अ रिलीजियस स्टूडेंट, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट अगर एज अ स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये जानने के लिए पढ़ते हैं, तो आपको खुद लगेगा कि महाभारत इज अ समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, उसका प्रेजेंट डे से भी काफी ज्यादा मतलब रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो आज अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, चैप्टर 4, जो कि इस फर्स्ट पार्ट का हमारा लास्ट चैप्टर होगा, बहुत जल्द हम लोग करेंगे ये। तो आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलते हैं लास्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट के साथ।